हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो जीव जगत का फर्स्ट टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, परिचय। और आज के वीडियो लेसन में अपन जीव जगत का सेकंड टॉपिक देखेंगे 1.2 जीव जगत में विविधता। क्योंकि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसे आप नोट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा धर्मेंद्र कुमावत, तो वहां पर अपनी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। या आप सर्च कर सकते हैं @myधर्म। पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरे जो भी डाउट है उससे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं जीव जगत में विविधता। जीवों के बारे में अपन ने देखा था लास्ट वीडियो लेसन में, जीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, ठीक है। अब विविधता का मतलब यहाँ पर क्या है? विविधता का मतलब जो विभिन्न प्रकार के जीव है। क्योंकि जीव जगत का मतलब क्या होता है? जहां पर जो जीवों की संख्या है बहुत ज्यादा होती है। और जब संख्या बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्रकार का जीव देखने को मिलेगा। वहां पर एक से अधिक या बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, और उसके लिए ही अपन टर्म यूज में लेते हैं क्या? विविधता, ठीक है। जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। तो स्टार्ट अपन करते हैं। कुछ पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी इजी है, समझ में आपको आ जाएगा। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी में पौधे हो सकते हैं। तो ये जितने भी अपन देख रहे हैं ये क्या है? सारे के सारे सजीव है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन अपने आसपास होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरस, विषाणु जिसे अपन बोलते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। कुछ कवक भी इसी श्रेणी के अंदर आता है जिसे अपन नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपके विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। अवलोकन का क्षेत्र, जैसे अभी जहां मैं रह रहा हूं ये मेरा शहर है, ठीक है, शहर है ये मेरा। अब मैंने मेरे पूरे राज्य की बात कर ली, फिर मैंने पूरे कंट्री, पूरे देश की बात कर ली, और उसके बाद में पूरे विश्व की बात कर ली। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी? जो विविधता है यहाँ से, वो भी यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। स्पष्ट से यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देख सकते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। आप मुझे देख रहे हैं तो मैं भी एक प्रकार की जाति हूँ, सेपियंस जिसे अपन बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। कुत्ते को आप देख रहे हो, बिल्ली को आप देख रहे हो, पौधे को आप देख रहे हो, तो जिस भी जीव को अपन देख रहे हो वो एक स्पीशीज है, वो क्या है? एक जाति को डिनोट यहां से करते हैं, ठीक है। अब आगे वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज या जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये एक अनुमान है कि अभी तक जितनी जातियां खोजी गई है उसकी संख्या कितनी हो सकती है? 1.7 से 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन में क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव मिल रहे हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं? जैविक विविधता। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये मेरा शहर है, ये मेरी सिटी है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरी कंट्री है। और उसके बाद में भी आगे भी अगर अपन एरिया बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो वर्ल्ड के मैप की अगर बात करें तो जो जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो किस्में हैं, वो यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर किसी पौधे का नाम है नीम, तो हो सकता है कि अफ्रीका में आप जाओ, किसी अफ्रीका की दूसरी कंट्री में आप जाओ, तो वहां पर उसी पादप का दूसरा नाम हो। तो जहां अपन रह रहे हैं वो उसका स्थानीय नाम हो, और उस स्थानीय नाम से अगर अपन दूसरी जगह जाएं और उसी पादप को पहचानने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे उनको एक आवश्यकता हुई कि इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे हैं उसे एक
नाम एक कॉमन नाम से जाना जाए, एक सामान्य नाम से जाना जाए कि यहाँ पर भी उसका नाम ये होगा, वहां पर भी होगा, भले ही उसका लोकल नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के अनुसार वो सेम होने चाहिए। और वो किसके आधार पर होगा? वो जो उसके लक्षण है उसके आधार पर होगा। ठीक है, ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकता है। अजमेर में कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि सवाई माधोपुर में कुछ बोले, हो सकता है कानपुर में कुछ बोले, हो सकता है जम्मू के किसी भी शहर में अलग उसे बोले। ठीक है, यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, बोलेगी इसका नाम अलग है यहाँ, ठीक है, अजमेर में किसी पादप का नाम अलग है, वही कानपुर में उसका अलग है। अब नाम अलग होने से क्या होगा? यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी और यहाँ जिसकी प्रॉपर्टी, से अजमेर से कोई बंदा कानपुर गया तो बोले यार ये जो पादप इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम नीम है। बोले हमारे यहाँ तो इसको कुछ और बोलते हैं। तो वो क्या करेगा? अगर वैज्ञानिक है तो वो उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जबकि वो दोनों क्या है? सेम ही है। तो ऐसी जो भ्रमकारी स्थिति ना हो, इसीलिए यहाँ और यहाँ मिलने वाला जो पादप है उसका नाम समान होना जरूरी है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, नाम पद्धति या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब हम जीवों का वर्णन सही करें और हम ये जानते हो कि ये नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। तो नामकरण कब होगा? जब उसे अपन पहचानेंगे। ठीक है, पहचानने का क्या सेंस है कि ये जो है जंतु है, ये जो पादप है, पादप में भी क्या ये शैवाल है, क्या ये ब्रायोफाइटा है, क्या ये टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म। तो उनके जो कुछ लक्षण होते हैं उसी के आधार पर उसे अपन पहचानते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वे सारे विश्व में, अच्छा ये नाम पद्धति कहते हैं, इसे अपन ने पढ़ लिया। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। अध्ययन को सरल करना है अपने को। ठीक है, बोले फ्यूचर में जब भी अपन स्टडी कर रहे हैं तो वो अपने लिए इजी होगा, ऐसा नहीं कि बार बार कंफ्यूज हो जाए और बार बार अपन शुरू से ही लग जाए। बोले अच्छा इसका नाम दूसरा है यहाँ पर, तो इसके लक्षण दूसरे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको सरल करने के लिए तकनीक बनाई है साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी, जिसको ICBN, ये जो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। ICBN, I का मतलब इंटरनेशनल, C का मतलब कोड, O को अपने पास बीच में आ रहा शब्दों को जोड़ने के लिए, और B का मतलब बोटनिकल। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति। ठीक है, और नोमेनक्लेचर N का मतलब होता है, तो मतलब इंटरनेशनल। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है या जितने भी पादप है उनका जो नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण है, वो इसके द्वारा किया जाता है। सेम ऐसा ही अगर अपन बात करें जंतुओं की या प्राणियों की, तो उसके लिए है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतुओं का नामकरण इसके अंदर किया जाता है। तो ICBN एंड ICZN दोनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, और किस प्रकार के जीवों का नामकरण करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी जीव आता है ना, जैसे बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, उनके लिए भी अलग अलग जो संस्थान है वो है। ठीक है, जिससे किसी भी एरिया में अगर नया मिलता है और उसके लक्षण समान होता है तो उसे उसका नामकरण फटाफट से कर दिया जाता है। वो अपने सिलेबस में नहीं है। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके, ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ इंडिया में कोई मिल रहा है पादप और ऑस्ट्रेलिया में कुछ मिल रहा है पादप सेम प्रकार का, उसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा? समान होगा। अब इन दोनों यहाँ पर जो भी पादप मिल रहा था उसका नाम सेम हो गया, तो कोशिश अपनी यही है कि इस वाले पादप का नाम वापस से रिपीट ना हो। नया पादप कुछ अपने को अगर अपन खोज करते हैं और नया पादप मिलता है अपने को, तो इंडिया में जो भी नाम था या ऑस्ट्रेलिया में जो भी नाम था, इनका जो समान नाम था, वैज्ञानिक नाम था, उसे रिपीट अपन नहीं करेंगे और इसके लिए अपन कुछ दूसरा नाम देंगे नए पादप का। ठीक है, जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम और जाति संकेत पद। जो भी नाम अपन बोलते हैं, जैसे आम की बात की, मैंगो, आम है, मैंगो है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका।
हिंदी में भी सही बोलते हैं, इसीलिए इंग्लिश में लिखा मैंजिफेरा इंडिका। तो पहला जो नाम होता है उसे अपन बोलते हैं वंश का नाम है, और दूसरा जो शब्द लिखा होता है यहाँ पर उसे अपन बोलते हैं जाति। ठीक है, और इस टोटल इस आम का नाम जो दो शब्दों में लिखा जा रहा है, इसीलिए अपन इसे बोलते हैं द्विपद नाम। दो पदों में नाम इसका हो रहा है, द्विपद नाम। ठीक है, तो इस नामकरण प्रणाली को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका होता है, बता चुका हूं मैं पहले से। अब अपन देखिए इसके अंदर, तो मैंजिफेरा जो है वो क्या है? वंश का नाम है। इंडिका जो है वो क्या है? जाति का नाम है। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है। द्विपद नाम जो पद्धति है उसके क्या है? कुछ नियम है। पहला जो नियम है, जैविक नाम का लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। हिंदी में ये लिखा मैंजिफेरा इंडिका, इसे तिरछे तो लिखा है, लेकिन जो छोटे बड़े अक्षरों वाला नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो। ठीक है, इसे अपन देखते हैं। जैसे मैंजिफेरा, इंडिका, ये नाम लिखा, तिरछे अक्षरों में लिखने की मैंने कोशिश की। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं लैटिन भाषा, और इस प्रकार से जो अपन शब्द लिख रहे हैं उसे अपन बोलते हैं लैटिनीकरण। ठीक है, ये पहला नियम है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम का होता है, तो जो मैंजिफेरा है वो अपने पास वंश है। वंश को इंग्लिश में बोलते हैं जीनस। दूसरा जो है वो अपने पास जाति है। ऐसा नहीं है कि पहले जाति को अपन ने लिख दिया इंडिका मैंजिफेरा कर दिया तो वो नाम हो जाएगा, गलत। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों अक्षरों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, थोड़ा छपाई में तिरछा लिखना होता है। इस प्रकार से लिख दिया अपन ने, और इन दोनों के नीचे अपन क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, अगर हाथ से अपन लिख रहे हैं तब। और कंप्यूटराइज्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें आराम से बता सकते हैं। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। ठीक है, तो अगर तिरछे अक्षरों में लिख रहे हैं अपन, कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो वो लैटिनीकरण वैसा ही अपने पास है। लेकिन हाथ से आपने लिखा है तो अंडरलाइन आपने किया तो वो क्या है? लैटिन उद्भव को दर्शाता है। चौथा और लास्ट नहीं, पहला अक्षर जो वंश का नाम होता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, यहाँ पर लिखा मैंने। जबकि दूसरा जाति में देखो आई मैंने छोटा लिखा। हिंदी में तो अपन बता ही नहीं सकते, इसीलिए इंग्लिश का उदाहरण लिखा। जबकि ठीक है, तो जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकता है। हिंदी में छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो स्पेलिंग है, ये जो शब्द है यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जिसने नामकरण किया है उसके नाम को भी जाति के नाम के बाद में लिखते हैं यहाँ। ठीक है, पहला वंश हो गया, दूसरा जाति हो गया, तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? वैज्ञानिक का नाम हो। जैसे मैंजिफेरा इंडिका की अपन बात करें, कैरोलस लिनियस ने बताया, यहाँ अपन लिख सकते हैं ली। ठीक है, LILL। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखते हैं, और इसे संक्षेप में लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। जैसे लीनियस हुआ तो लीनियस का पूरा नाम ये होता है, स्पेलिंग ये होती है, तो अपन क्या लिखेंगे? केवल LINN। मैंजिफेरा इंडिका LINN। ठीक है, तो ये लिखा है उदाहरण। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया। क्लियर होगा यहाँ पे? ठीक है, आगे चलते हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। ठीक है, जितने भी जीव मिले हैं उसके सबका अध्ययन तो पॉसिबल नहीं है, इंसान की डेथ ही हो जाएगी माता करते करते तो। इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहता है? वर्गीकरण इस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें अपन जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनको कुछ समानता और असमानता के आधार पर अपन वर्गीकृत कर देते। ठीक है, ये कुछ जीव है, जैसे सपोज कर लो तो इसके अंदर ये जो डॉट डॉट बताए जा रहे हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसे मैं अलग लिख देता हूँ। फिर ये कुछ सर्कल में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये एक दूसरे से मिलते हैं, त्रिभुज प्रकार का है, वर्ग प्रकार का है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखोगे गोले कुछ 4-5 है, त्रिभुज या गोले सॉरी जो छोटे छोटे डॉट है वो 4-5 है, गोले 2-3 है, त्रिभुज और वर्ग भी 2-2 है। तो अपन ने इसका क्या किया है? वर्गीकरण किया है। इनके जो लक्षण है उसके आधार पर क्या ये दिखने में सेम है या कुछ दूसरे जो लक्षण है उसके आधार पर सेम है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। जीवों की अगर अपन बात करें तो केवल दिखावट नहीं होगी, उनके जो कार्य है, उनकी आकारिकी, शारीरिक, सब कुछ अपन देखते हैं। ठीक है,
तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत, मतलब जिसे अपन देख सकते हैं इजीली, उसके आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं वर्गीकरण। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, बचपन से यही सिखाया जाता है। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे लक्षण या गुण आ जाते हैं जिससे उसका उस वर्ग से संबंध होता है। जैसे कुत्ते की मैंने बोला आपको, तो क्या होगा, कुत्ते की पूंछ आ जाएगी, कुत्ते की आंखें, कुत्ते के कान और कुत्ते के जो चार पैर है वो आ जाएंगे। बिल्ली की बोला तो बिल्ली की भी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो गेहूं का बोला गेहूं का आ जाएगा। तो जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रत्यय बनता है, कुत्ते का ही बनेगा, बिल्ली का थोड़ी बनेगा। स्पष्ट थे। अच्छा, अब बिल्ली का बन रहा है, वापस कुत्ते का बन रहा है, वापस बिल्ली का बन रहा है, वापस कुत्ते का बन रहा है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपके दिमाग में चल रहा है सामने से। तो स्पष्ट जब आप कुत्ते को देखेंगे ही, कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को, जब अपन सोचेंगे तब। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर, नाम ही नहीं सुना साहब, एल्सेशियन जैसा कुछ होता भी है या नहीं होता यही नहीं पता, तो ब्लैंक हो जाएगा अपना दिमाग। इसी प्रकार मान लो स्तनधारी, स्तनधारी के बारे में कहेंगे तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर स्तन होते हैं, तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं और स्तन भी होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्तन के अलावा कान और जो बाल है शरीर पर वो भी इसकी प्रॉपर्टी है, बाकी में नहीं मिलता है। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। इसलिए सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को बोलते हैं टैक्सा। एक होता है टैक्सी बैठने की और एक होता है टैक्सा वर्गीकरण की जो पद्धति है। ठीक है, जो शब्दावली है वो है टैक्सा। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इस प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है, टैक्सा। अलग अलग स्तर हो सकते हैं, उसके आधार पर ये सब क्या है, टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसीलिए प्राणी, स्तनधारी और कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। क्योंकि कुत्ता है, स्तन भी है, उसके शरीर पर बाल भी है और कान भी है, तो स्तनधारी हो गए। जंतु है, पादप नहीं, तो जंतु जो लिखा है यहाँ पर प्राणी, स्तनधारी या कुत्ता, ये सब क्या है, एक विशिष्ट स्तर पर टैक्सा को बताते हैं। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकरण किया गया है। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय क्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार इंपोर्टेंट। वर्गीकरण जब अपन करते हैं तो जो आधार है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन जहां पर भी करते हैं कोई ना कोई आधार होता है इंपोर्टेंट, पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो उसका प्रकार है, उसकी रचना किस प्रकार की, कोशिका के अंदर कौन कौन से घटक है, विकास की जो क्रम है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, जो उसकी पारिस्थितिक सूचना जो एनवायरमेंट है वो किस प्रकार का है, तो ये आधुनिक वर्गीकरण के क्या है, आधार। ठीक, इसीलिए विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार है। टेक्सोनॉमी बोलते हैं वर्गीकी को, जिसमें जो भी जीवित जीव है उसको वर्गीकरण का अध्ययन अपन करते हैं, वो होता है टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। तो मानव तो है ही मतलबी, था ही मतलबी और रहेगा ही मतलबी, तो जो इसके काम में आने वाली चीजें थी उसके बारे में बहुत जानने का ये प्रयत्न करता रहा। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या था, उपयोग था। उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर जो मानव था वो क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने, उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच बायो की जिसके अंदर अपन जितने भी जीव है उनके विषय में जानने का प्रयत्न यहाँ से करते हैं। ठीक है, उनका
जानने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं, या उनकी जो विविधता है उसको जानने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं और उसके अंदर स्टडी अपन कर रहे हैं, अध्ययन अपन कर रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, टेक्सोनॉमी अलग है, सिस्टमेटिक अलग है, ये आपको समझना जरूरी है। टेक्सोनॉमी के अंदर तो अपन ये जो ऊपर लिखा है ना, जिसमें पहचानते हैं अपन, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद में नाम पद्धति भी इसके अंदर आती है, वो है टेक्सोनॉमी। लेकिन उसके बारे में जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट जो अपन ले रहे हैं, वो है सिस्टमेटिक। ये चीजें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? सिस्टम, एक सिस्टम से काम हो रहा है, और सिस्टम का मतलब होता है नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टम ऑन नेचर चुना। लीनियस ने जो बुक लिखी थी उसका टाइटल क्या था? सिस्टम ऑन नेचर, नेचर का जो सिस्टम है वो। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, और वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध का भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऊपर जो आधार था वो उसमें अपन ने देख लिया था, ये विकासीय क्रम वापस से नीचे उन्होंने लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में विकास हुआ है उसे भी अपन क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। तो ये अपना सेकंड टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, जीव जगत में विविधता। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो उसके आगे का जो तीसरा लेसन है वो अपन देखेंगे, वर्गीय संवर्ग वगैरह अपन डिस्कस करेंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, या इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं @mytherm। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेसन में। एनसीईआरटी पढ़िएगा, डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।